गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड इवनिंग। सारे लोग क्लास में आ जाइए जल्दी से। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है सभी तक? अच्छे से आवाज़ आ रही है आप लोग तक? कमेंट करके बताइए। स्क्रीन अच्छे से क्लियर है? स्क्रीन पे जो लिखा है वो दिख रहा है अच्छे से? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में मिडवाइफरी चैप्टर 14 मिडवाइफरी का चैप्टर 14 स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने एबॉर्शन एंड इसके टाइप्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 14 को ही। चैप्टर को कंटिन्यू करने के पहले आप लोग सभी आ जाइए क्लास में। हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं सभी के आने तक, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि क्लास जो एबॉर्शन वाली चल रही है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से। एग्ज़ाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो सारे लोग पहले आ जाइए। ठीक है, गुड इवनिंग सारे लोग को, गुड इवनिंग। पहले ये बताएंगे आप लोग कि आप लोग की तैयारी अच्छी से चल रही है? आप लोग खुद से मेहनत कर रहे हो? जितने आपको क्लासेस मिल रहे हैं, वीडियोस मिल रहे हैं, पीडीएफ आपको अवेलेबल है, तो आप इसका अच्छे से बेनिफिट लीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए और अपने रिजल्ट को सिक्योर करने की कोशिश कीजिए पूरा, ठीक है। सभी लोग मेहनत करके पढ़िए। क्लास कंप्लीट होने के बाद आप लोग मस्ट है कि आप लोग एक बार रिवीजन कीजिए। बिना रिवीजन कुछ भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अच्छी बात है, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है तो अच्छा। मिडवाइफरी का हो रहा है तैयारी अच्छे से? मिडवाइफरी का तैयारी अच्छे से, और बाकी सब्जेक्ट्स के, प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर, ये सब, हेल्थ प्रमोशन। हाँ, देखिए जो चैप्टर चल रहा है ये तो करना ही है, साथ ही साथ जो चैप्टर हो चुका है उसको भी रिवीजन करते रहना है। आप लोग भूलने नहीं चाहिए, वरना आगे का पढ़ते गए और पीछे से भूलते चले गए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सारे लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। तो आप लोग आगे सभी, क्लास को स्टार्ट करूँ आज के क्लास को? वेरी गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम मिडवाइफरी चैप्टर 14 स्टडी कर रहे थे, आज इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने एबॉर्शन से रिलेटेड स्टडी किया था पिछले क्लास में। एबॉर्शन क्या होता है, इसके कई कारणों पे हमने डीप में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने इसके 2 टाइप्स, अभी तक तो 2 टाइप पढ़े हैं, और आज की क्लास में हम तीसरे टाइप को स्टडी करेंगे। तो कौन कौन से 2 टाइप हमने पढ़ लिए, कमेंट करके बताइए। कौन कौन से 2 टाइप हमने पढ़ लिए, नाम उसका लिखिए, पर्टिकुलर नेम क्या है। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जो याद है वो लिखिए। चलिए सारे लोग कमेंट करके बताइए कौन से 2 टाइप हमने अभी तक क्लास में पढ़ लिए हैं। कौन से 2 टाइप अभी तक क्लास में हमने पढ़ लिए हैं, कमेंट करके बताइए।
सारे लोग लिखिए। देखिए टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे। ध्यान दीजिए स्क्रीन पे। चलिए सारे लोग, जो लिखा है वो समझिए पहले। इसको थोड़ा सा लाइट से देखिए। जो एबॉर्शन होता है वो मेनली दो टाइप का होता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, और एक होता है इंड्यूस्ड। क्या होता है? इंड्यूस्ड। आई है और यहाँ सी है, ठीक है, इंड्यूस्ड। फिर स्पॉन्टेनियस को अगर हम बांटे तो ये जो है टोटल आपको इसके बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है थ्रेटेंड, और क्या क्या पढ़ा हमने, यहाँ ए छूट गया। थ्रेटेंड हो गया, और इनविटिबल, और इसके और कौन कौन से टाइप हैं? सेप्टिक, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, रिकरेंट, जिसको हैबिचुअल भी कहते हैं, ठीक है, और मिस्ड, तो ये सारे जो है वो इसके टाइप्स हो गए। इंड्यूस्ड में कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। इंड्यूस कितने टाइप के होते हैं? यहाँ पर आपको मैं, चलिए रेड कलर से लिख देती हूँ। 2 होते हैं, लीगल और इलीगल, ठीक है। लीगल में क्या आ जाता है? MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इलीगल में क्या आ जाता है? इलीगल में तो इलीगली जैसे एबॉर्शन करवाया जाता है विदाउट परमिशन, कह लीजिए, ठीक है। तो ये जो सारे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये है टोटल टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। क्लियर है सभी को? ये क्या है? टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। 2 तरह के होते हैं, पहला होता है स्पॉन्टेनियस और दूसरा होता है इंड्यूस्ड। क्लियर है बात? यहाँ तक क्लियर हुआ बिल्कुल? पहला कौन सा? स्पॉन्टेनियस, और दूसरा इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस के अंदर जो है बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि थ्रेटेंड। काउंट कीजिएगा, सारे लोग काउंट कीजिएगा, मैं पूछूंगी कितने हैं। थ्रेटेंड पहला, दूसरा इनविटिबल, तीसरा मिस्ड, चौथा सेप्टिक, पांचवा कंप्लीट, छठा इनकम्प्लीट, सातवां रिकरेंट, ठीक है। तो ये इतने सारे टाइप्स आते हैं आपके स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अचानक से हुआ हो, ऐसा एबॉर्शन जो खुद ही स्टार्ट हो गया हो, खुद से, बिना किसी मेडिसिन वगैरह के, ठीक है। खुद ही से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, एबॉर्शन स्टार्ट हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। और एक होता है दूसरा इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब जिसको मेडिसिन से हमने स्टार्ट किया है एबॉर्शन, ठीक है, तो इसको हम इंड्यूस्ड कहेंगे। ये 2 टाइप का होगा, लीगल और इलीगल। लीगल का क्या मतलब होगा? जो लीगली बिल्कुल सही हो, लॉ के अकॉर्डिंग हो। क्या हो? जो कानून के अकॉर्डिंग है उसको हम लीगल कहेंगे, और जो कानून के
अकॉर्डिंग नहीं है, उसके विरुद्ध है, उसको हम इलीगल कहेंगे। ये दो तरह का अबॉर्शन इंड्यूस में आता है। लीगल जो होता है उसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसके अंदर रखते हैं, एमटीपी, ठीक है। और इलीगल में बस इलीगल है। तो ये इस तरह से पूरा जो है आपको इतने सारे टाइप्स ऑफ एबॉर्शन होते हैं और इन सब के बारे में स्टडी करना है। अभी तक हमने पिछले क्लास में दो टाइप स्पॉन्टेनियस के कर लिए हैं। कौन कौन से हैं वो? थ्रेटेंड एबॉर्शन और इनविटेबल एबॉर्शन। क्लियर है सभी को? बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? किन्हीं को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किन्हीं को भी? सारे लोग कमेंट करके बोलिए। जो स्क्रीन पे लिखा है वो क्लियर है अच्छे से? इसका नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लो। सारे लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया सभी का? तो अभी तक हमने दो पढ़े हैं और आज जो है वो तीसरा हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं स्पॉन्टेनियस के अंदर ही, ठीक है। तो चलिए पढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के टाइप पे हम पढ़ेंगे पूर्ण गर्भपात या फिर कंप्लीट एबॉर्शन। क्या है? पूर्ण गर्भपात या फिर कंप्लीट एबॉर्शन। ये कलर अच्छे से दिख रहा है? चेंज कर दूं? चलिए चेंज कर देते हैं क्योंकि ये उतना ज़्यादा आपका डार्क नहीं है। तो पूर्ण गर्भपात या कंप्लीट एबॉर्शन क्या होता है, इसके बारे में पहले जस्ट नॉर्मली ये समझिए कि पूर्ण गर्भपात का मतलब है कि जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय से जो बच्चा है वो पूरी तरह क्या हो गया? बाहर निकल गया। ये जो फीटस है इसको हम फीटस कहेंगे, है, और इसको हम यूट्रस कहेंगे, गर्भाशय कहेंगे। तो जब गर्भाशय से ये बच्चा जो है पूरी तरह, इसका बच्चे का, फीटस का पूरा शरीर निकल जाए बाहर, एक्सपेल आउट हो गया, बाहर निकल गया पूरी तरह, कंप्लीटली क्या हो गया? एक्सपेल आउट हो गया, पूरी तरह बाहर निकल गया। और जो गर्भाशय है वो गर्भाशय क्या हो गया? इम्पटी हो गया, खाली हो गया, ठीक है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एबॉर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट एबॉर्शन कहते हैं। क्लियर है? पूर्ण गर्भपात किसको कहेंगे? जिसमें गर्भाशय के अंदर से जो बच्चा है, फीटस है, वो पूरी तरह निकल जाए और गर्भाशय के अंदर कुछ और ना बचे, कोई भी बच्चे का पार्ट नहीं बचना चाहिए, नहीं बचे और पूरी तरह खाली हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण गर्भपात कहते हैं। पूर्ण गर्भपात कहते हैं, ठीक है। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक बात? पूर्ण गर्भपात क्लियर है? एक बार आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे, समझ में आ रहा है? इसमें मैंने क्या बताया फिर से समझिए कि ये गर्भाशय है, गर्भाशय में जो बच्चा है वो पूरी तरह, उसका पूरा पार्ट जो है शरीर का बाहर निकल जाएगा और गर्भाशय बिल्कुल खाली हो जाएगा। इसी को हम कंप्लीट एबॉर्शन कहते हैं। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ूं? चलिए इसका डेफिनेशन देखिए। इसका डेफिनेशन है आपके स्क्रीन पे। कहता है यदि गर्भपात की प्रक्रिया में संपूर्ण पदार्थों का निष्कासन एक द्रव्यमान के रूप में हो जाता है, एक मास के फॉर्म में पूरी तरह बाहर निकल जाता है, उसे हम पूर्ण गर्भपात कहते हैं। अब समझिए इसका कुछ क्लिनिकल फीचर्स। क्या समझना है अब? क्लिनिकल फीचर की किस तरह के हमें फीचर देखने को मिलेगा
एक पूर्ण गर्भपात में। तो जो स्त्री होगी, जो प्रेग्नेंट फीमेल होगी, वो क्या बताएगी कि उसकी योनि से एक मांस का निष्कासन हुआ है, एक मांस जैसा निष्कासन हुआ है, पूरी एक संरचना निकला है। इसके बाद क्या हुआ, उसको पेट में दर्द खत्म हो गया। जैसे ही एक मांस जैसा निकला उसके शरीर से, योनि से, उसके बाद जो पेन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसको क्या कहेंगे, कंप्लीट एबॉर्शन कहेंगे। ये लक्षण हमें दिखाई देगा। इसके अलावा जो विजाइनल ब्लीडिंग है वो बहुत कम हो जाएगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। गर्भाशय कठोर लगेगा और गर्भाशय का जो हाइट है वो गर्भावधि के अनुपात से कम हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा है वो तो पूरी तरह बाहर निकल गया। जो सर्विक्स है यानी ग्रीवा है, ये ग्रीवा सर्विक्स नीचे का पार्ट, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। निष्कासित मांस का अगर हम बाद में एग्जामिनेशन करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि बच्चा पूरा, उसका बॉडी बना हो, मतलब उसका पूरा शरीर जो है वो बाहर निकल चुका है। वो मांस जो होगा वो एक संपूर्ण फीटस का स्ट्रक्चर देगा। क्लियर है बात? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? एक मांस जैसा योनि से निकला हुआ, मतलब हिस्ट्री रहेगा, यानी मदर हमें खुद बताएगी। और जैसे ही मांस निकलेगा तो पेन खत्म हो जाएगा, ब्लीडिंग कम हो जाएगा या ब्लीडिंग भी खत्म हो जाएगा, गर्भाशय कठोर हो जाएगा और गर्भाशय की हाइट भी कम हो जाएगी, सर्विक्स बंद हो जाएगा और मांस जो निकला उसको अगर एग्जामिनेशन करेंगे तो वो एक संपूर्ण पाया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट पाया जाएगा। बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ बात? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? किन्हीं को कोई भी डाउट? चलिए, लक्षण समझ में आ गए। अब हम समझेंगे प्रबंधन। अब क्या हम देखेंगे, प्रबंधन, कि जो कंप्लीट एबॉर्शन होता है तो इसको हम कैसे प्रबंधन करेंगे। देखिए, इससे गर्भावस्था समाप्त हो चुकी होती है। ठीक है, जो कंप्लीट एबॉर्शन होता है इसमें गर्भावस्था बिल्कुल ख़त्म हो गया, प्रेगनेंसी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अतः प्रबंधन प्रमुख उद्देश्य स्त्री का स्वास्थ्य स्तर को उन्नत बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। यहाँ पर प्रेगनेंसी जो है ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, एंड हो गया। ठीक है, तो हम मैनेजमेंट किस चीज़ का कर रहे हैं, जो मदर है उसकी, स्त्री की हेल्थ को और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, इसके लिए हम कुछ निम्न कार्य करेंगे, जैसे कि सर्वप्रथम संपूर्ण मटेरियल के निष्कासन को सुनिश्चित किया जाता है, यानी कि पूरी तरह बच्चे का निष्कासन हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ को हम पहले सुनिश्चित करेंगे, चेक करेंगे। अगर आवश्यकता होगा तो D&E किया जाता है। D&E में क्या बताई थी पिछली क्लास में, कि ये जो गर्भाशय है इसके दीवार को अगर कुछ प्लेसेंटा है या बच्चे के शरीर का कोई टुकड़ा अंदर रह गया है तो उसको सर्विक्स को फैलाकर, यहाँ से सर्विक्स को फैलाकर डायलेट करके और एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अंदर से इवाक्यूएट किया जाता है, जो मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाता है। इसी को हम D&E कहते हैं। ये एक जनरल एनेस्थीसिया, बेहोशी करके तब किया जाता है प्रोसीजर, क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा कि कोई मटेरियल अंदर रह जाता है गर्भाशय में तो उसको हम इस प्रोसीजर के थ्रू बाहर निकालेंगे, जनरल एनेस्थीसिया देकर। क्लियर है बात सभी को? तो पहले तो यही देखना है कि सारा मटेरियल अंदर से बाहर निकला या नहीं निकला, और अगर नहीं निकला है तो फिर उसको हम D&E करेंगे। आवश्यक होने पे अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है तो मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे, ब्लड चढ़ा देंगे। स्त्री को अस्पताल में ही रखकर सामान्य उपचार एवं देखभाल प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, जो फीमेल है उसको हम हॉस्पिटल में ही रखते हैं कुछ दिन के लिए, क्योंकि एबॉर्शन काफ़ी बहुत ज़्यादा डेंजरस
और कॉम्प्लिकेटेड होता है हेल्थ के लिए, इसीलिए फीमेल को हम हॉस्पिटल में ही कुछ दिनों के लिए रखेंगे। ठीक है, बात यहाँ तक बात हुआ क्लियर सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, कंप्लीट एबॉर्शन क्या होता है? जिसमें गर्भाशय से पूरी तरह जो बच्चा है और प्लेसेंटा है वो दोनों ही बाहर निकल जाएगा और अंदर जो रहेगा वो बिल्कुल खाली बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इम्प्टी रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एबॉर्शन कहते हैं। कंप्लीट एबॉर्शन के लिए कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखे हमने, जैसे कि योनि से एक मांस जैसा निकला हुआ निष्कासन का हिस्ट्री रहेगा, मदर बताएगी। और पेन वैसे ही जैसे मांस निकलेगा पेन ख़त्म हो जाएगा, ब्लीडिंग कम हो जाएगा, गर्भाशय कठोर लगेगा और गर्भाशय की जो हाइट रहेगी वो गर्भावधि के अनुपात में कम हो जाएगा। सर्विक्स पूरी तरह अब बंद हो जाएगा क्योंकि जो मांस को निकलना था वो पूरी तरह तो निकल चुका है। और जो निष्कासित मांस रहेगा उसको हम एग्जामिनेशन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे कि वो संपूर्ण है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लक्षण देख सकते हैं और कह सकते हैं कि एबॉर्शन कंप्लीट है या नहीं। इसके बाद हमने कुछ मैनेजमेंट किया मदर के हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, जैसे कि जो मटेरियल निकला उसको हम पहले तो संपूर्ण है या नहीं सुनिश्चित करेंगे। उसका अगर संपूर्ण नहीं होगा तो DND करके प्रोसीजर, और जो भी चीज़ें अंदर रह गई होगी गर्भाशय में उसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे क्योंकि जब खून की कमी होगी मदर के शरीर में, स्त्री के शरीर में, तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर लेंगे और हॉस्पिटल में कुछ दिनों तक रखकर माँ के स्वास्थ्य को देखभाल करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बताइए सभी लोग को क्लियर है यहाँ तक? किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, अब हम चलेंगे इनकम्प्लीट एबॉर्शन। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? आगे बढ़ूँ? चलिए, अब हम देखेंगे इनकम्प्लीट एबॉर्शन। क्या देखना है? इनकम्प्लीट एबॉर्शन। अब इसको समझिए आप लोग, नाम से ही देखिए, नाम से ही पता चल रहा है इनकम्प्लीट, यानी कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन क्या होता है। इनकम्प्लीट एबॉर्शन क्या होगा देखिए ध्यान से। इनकम्प्लीट एबॉर्शन समझिए क्या होता है। ये जैसे गर्भाशय है, गर्भाशय में से बच्चा जब इसके शरीर का कुछ टुकड़ा, बच्चे का शरीर का कुछ टुकड़ा जो है वो बाहर निकला और कुछ टुकड़ा शरीर के अंदर रह गया, गर्भाशय के अंदर रह गया। मान लीजिए इसका कुछ पार्ट जो है वो बाहर निकल गया, इसका कुछ पार्ट जो है वो बाहर निकल गया और कुछ पार्ट अंदर ही रह गया। सम पार्ट ऑफ fetus has expel out, कुछ पार्ट बाहर निकल गया, एंड some part of fetus has retained inside। ठीक है, इनसाइड द यूट्रस कह सकते हैं, इनसाइड द
यूट्रस। तो गर्भाशय में कुछ पार्ट जो है बच्चे का वो गर्भाशय के अंदर रह गया और कुछ पार्ट जो है वो गर्भाशय से बाहर निकल गया। देख सकते हो आप यहाँ पर कुछ पार्ट जो है वो शरीर से बाहर मतलब गर्भाशय से बाहर निकल गया और कुछ पार्ट अंदर रह गया। इसको ही हम इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहेंगे। क्लियर है? इनकम्प्लीट नाम से लग रहा है इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ है, यानी ऐसा एबॉर्शन, ऐसा गर्भपात जो जिसमें से जो बच्चा का कुछ शरीर का भाग बाहर निकला और कुछ अंदर ही रह गया गर्भाशय के। तो इसको हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ ये बात? सम पार्ट ऑफ फीटस हैज़ एक्सपेल्ड आउट, कुछ पार्ट बाहर निकला और कुछ पार्ट जो है फीटस हैज़ रिटेन्ड इनसाइड द यूट्रस, गर्भाशय के अंदर रह गया कुछ पार्ट। तो इसको हम क्या कह देंगे? इनकम्प्लीट एबॉर्शन कह देंगे। क्लियर है सभी को? बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अब इसका हम लोग थोड़ा ये पढ़ लीजिए पैराग्राफ। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या लिखा है कि इस तरह का जो गर्भपात होता है ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण गर्भाशयी पदार्थ का निष्कासन नहीं होता है। इनका कुछ भाग यूट्राइन कैविटी यानी कि गर्भाशय में शेष रह जाता है। ऐसे गर्भपात को हम इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, यह गर्भपात के कारण अस्पताल में एडमिट होने वाली स्त्री में सबसे ज़्यादा मिलने वाला गर्भपात है। यानी ये गर्भपात सबसे ज़्यादा मिलता है। जितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं एबॉर्शन के केस के लिए, तो ऐसी स्थिति में आधा टुकड़ा शरीर के अंदर और आधा टुकड़ा शरीर के बाहर रहता है। इस प्रकार का एबॉर्शन प्रायः गर्भावधि के 10वें सप्ताह के बाद या सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान होता है। कब होता है इस तरह का गर्भपात? क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, कब होता है ऐसा गर्भपात? 10वें सप्ताह पर। कब होता है? सारे लोग कमेंट करेंगे 10वें सप्ताह पे या सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में इस तरह का गर्भपात देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, शरीर के मतलब बच्चे का कुछ शरीर का पार्ट माँ के गर्भाशय से बाहर निकल जा रहा है और कुछ गर्भाशय के अंदर ही रह जा रहा है। ठीक है, ये काफ़ी खतरनाक सिचुएशन बन जाता है ऐसे हालत में, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुकता है। ठीक है, तो ये कब होता है? 10वें सप्ताह या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अब हम समझेंगे लक्षण, क्या क्या फीचर्स होते हैं इस तरह के एबॉर्शन में। ठीक है, तो देखिए क्या क्या लक्षण होते हैं। इनमें स्त्री योनि से एक ऊतक यानी मांस के निष्कासन की हिस्ट्री देती है। क्या बताएगी? स्त्री आएगी अगर हॉस्पिटल आपके पास तो क्या बताएगी कि एक मांस की तरह निकला था। ठीक है, इसके बाद लोअर एब्डोमेन में पेन बना रहता है, क्योंकि पूरी तरह तो निकला नहीं, कुछ पार्ट तो अभी भी अंदर बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो पेन होगा वो अभी भी बिल्कुल बना रहेगा। पेन की प्रकृति कैसी होगी? ऐंठन युक्त। कैसी होगी? जैसे स्पाज्म होता है, ऐंठन होता है ना, मसल्स, उस तरह का, पीरियड्स जैसा। यद्यपि इससे प्रभावित क्षेत्र कम हो जाता है। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र जो है, एरिया जो है मदर का, मान लीजिए पेट है, तो ये बहुत पूरा सब एरिया में नहीं होगा, ये कुछ पार्ट में होगा। ठीक है, मान लीजिए सिर्फ इस पोर्शन में, पेट के इस पोर्शन में पेन होगा। क्लियर है? इसके बाद है कि योनि से होने वाला रक्तस्राव जारी रहता है। इससे क्या होगा कि इस तरह के एबॉर्शन में, जो इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है, इसमें ब्लीडिंग रुकता नहीं है, गर्भाशय की जो हाइट है वो कम हो जाती है, पेन सीवियर होगा। ठीक है, जो पेन होगा वो रुकेगा नहीं और सीवियर होगा, ब्लीडिंग की मात्रा अधिक होगी और जो सर्विक्स होगा, गर्भाशय का जो निचला भाग है सर्विक्स, ये कैसा रहेगा? ओपन रहेगा। ठीक है, कंप्लीट में क्या था? क्लोज था। इनकम्प्लीट में क्या होगा? ओपन होगा। ठीक है, गर्भाशय पाल्पेट करने पर टेंडर फील होगा। कैसा? टेंडर का मतलब
छूने पे दर्द महसूस होगा मदर को। तो जब भी छुआ जाएगा उसका गर्भाशय तो उसको दर्द जैसा फील होगा। क्लियर है? इसके अलावा जो सर्विक्स है उसमें कंसेप्शन प्रोडक्ट फंसे रहते हैं। ठीक है, सर्विक्स में भी कुछ पार्ट बच्चे का फंसा हुआ रहता है। निष्काश कंसेप्शन का मतलब वही बच्चा जो फीटस है उसका शरीर का टुकड़ा। निष्कासित मांस का एग्जामिनेशन करने पर इनकम्प्लीट प्राप्त होगा। ठीक है, जो मांस निकला बाहर उसको अगर हम अच्छे से चेक करेंगे तो उससे क्या पता चलेगा कि वो अभी इनकम्प्लीट है, यानी कि उसका कुछ पार्ट अभी भी माँ के शरीर के अंदर है। अन्य लक्षण दिखाई देंगे जैसे कि फीवर आना, पेलरनेस यानी कि शरीर पीलापन हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा, एनोरेक्सिया, टैकीपनिया यानी कि तेज तेज सांसें लेगी मदर। ठीक है, हाइपोवॉलीमिया यानी शरीर में ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाएगी, रेस्टलेसनेस होगा यानी कि बेचैनी लगेगा मदर को, नोजिया होगा, उल्टी आने लगेगी, और मदर जो है शॉक में भी जा सकती है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे इनकम्प्लीट एबॉर्शन में। इसके अलावा जो यूट्राइन कैविटी होता है, गर्भाशय है, उसमें जो शेष प्रोडक्ट के कारण निम्न जटिलताएं भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, कौन कौन सी जटिलताएं उत्पन्न होती हैं? अगर प्रोडक्ट कैविटी के अंदर ही रह जाता है, गर्भाशय के अंदर ही अगर कुछ प्रोडक्ट रह जाता है तो उससे इन्फेक्शन यानी सेप्सिस हो सकता है, प्लासेंटल पॉलिप्स हो सकता है, और कोरियोकार्सिनोमा क्या हो सकता है? कोरियोकार्सिनोमा होने का चांस है। क्लियर है बात सभी को? क्या होने का चांस है? कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा क्या होता है? ये एक तरह का कैंसर का फॉर्म है, कोरियोकार्सिनोमा। होता ये है ना कि जो कोरियोन और एमनियोन होता है ना बच्चे का शरीर का जो प्लेसेंटा का पार्ट है, बाहर का और अंदर का पार्ट होता है कोरियोन और एमनियोन दो। तो कोरियोन और जब कोरियोन में क्या हो, मैलिग्नेंट सेल्स आ जाए यानी कैंसर वाले सेल्स कोरियोन के अंदर कैंसरस सेल्स इन कोरियोन। ठीक है, तो कोरियोन के अंदर जो कोरियोन और एमनियोन दो तरह का मेम्ब्रेन होता है ना प्लेसेंटा में ये प्लेसेंटा है, तो इसका जो दो झिल्ली रहेगा, एक रहेगा कोरियोन और दूसरा रहता है एमनियोन। कोरियोन जो होता है वो मदर के साइड रहता है, ये किस साइड रहेगा? मदर के साइड। और एमनियोन जो होता है ये किधर होता है? बच्चे के साइड, फीटस के साइड। ठीक है, तो इस कोरियोन में अगर क्या हो जाएगा, कैंसर सेल्स डेवलप होने लगेंगे, उसको हम कोरियोकार्सिनोमा कहते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है अगर बच्चे के शरीर का प्रोडक्ट जो है वो गर्भाशय में रह जाता है। इसके अलावा प्लासेंटा पॉलिप यानी वही प्लेसेंटा का जैसे गांठ होता है ना मांस जैसा, वो उस तरह का बन सकता है। इसके अलावा है सेप्सिस। इसके अलावा क्या है? सेप्सिस का मतलब इन्फेक्शन, यानी गर्भाशय में अगर प्रोडक्ट रह जाता है तो उससे क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस है। क्लियर है बात? यहाँ तक बताइए, सभी को क्लियर हुआ? लक्षण सभी को समझ में आ गए? फिर से रिवीजन दोबारा से कर दे रही हूँ। ठीक है, चलिए दोबारा से देखिए लक्षण, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन में। देखिए, जब भी इनकम्प्लीट एबॉर्शन होगा, याद रखिए कि ब्लीडिंग नहीं रुकेगा, पेन नहीं रुकेगा। ठीक है, जो मांस निकलेगा योनि से वो कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा। उसको अगर असेस किया जाएगा तो वो इनकम्प्लीट होगा।
तो जो मांस निकलेगा, मांस निकलने की हिस्ट्री स्त्री खुद देगी। उसके अलावा उसके स्त्री के लोअर एब्डोमेन में, यानी कि पेट, एब्डोमेन का क्या मतलब होता है, पेट, ठीक है। तो पेट के निचले भाग में पेन रहेगा, ऐंठन युक्त तो पेन होगा लेकिन कम क्षेत्र में होगा। योनि से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, रक्तस्राव होगा। गर्भाशय का जो हाइट है, यूट्रस का जो हाइट है वो गर्भावधि के अनुपात में कम होगा, क्योंकि कुछ जो पार्ट है बच्चे का वो तो निकल चुका है। पेन सीवियर होगा, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होगा और सर्विक्स ओपन रहेगा। यूट्रस को पालपेट जब करेंगे तो दर्द महसूस होगा मदर को। इसके अलावा सर्विक्स में कंसेप्शन का कुछ प्रोडक्ट फंसा हुआ रहेगा। निष्कासित मांस का एग्जामिनेशन करने पर यह इनकम्प्लीट प्राप्त होगा। कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा, पूरी तरह संपूर्ण निष्कासन नहीं होगा। अन्य लक्षण हमारे पास हैं, जैसे कि मदर को फीवर लगेगा, शरीर पीला पड़ने लगेगा, भूख नहीं लगेगा, तेजी से सांस लेगी मदर, उसके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बेचैनी होगा, रेस्टलेसनेस होगा, नोज़िया यानी कि वही वॉमिटिंग आ सकता है, शॉक में जा सकती है, ठीक है। और जब गर्भाशय कैविटी के अंदर कुछ प्रोडक्ट और बच जाता है बच्चे का, तो उससे कुछ जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, जैसे कि मदर को इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस जिसको कहते हैं। सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, ठीक है। सेप्सिस का क्या मतलब है, इन्फेक्शन। क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद प्लेसेंटल पॉलिप होगा, हो सकता है, क्योंकि प्लेसेंटा का अगर कुछ पार्ट रह जाता है तो उसकी मांस बन सकता है गर्भाशय के अंदर। कोरियोकार्सिनोमा यानी कैंसर हो सकता है, जो कोरियोन मेम्ब्रेन होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ तक लक्षण हो गए कंप्लीट। अब हम चलेंगे मैनेजमेंट। क्या करना है, अब हमें मैनेज करना है। तो जो इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है, इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें माँ को बहुत ज़्यादा पेन है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, ठीक है। और कुछ पार्ट जो है बच्चे के शरीर का वो गर्भाशय के अंदर ही है। तो इसका उद्देश्य होता है मैनेजमेंट का कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन को निम्न तरह से मतलब निम्न उद्देश्य होते हैं प्रबंधन करने के। पहला कि जो बच्चा है उसको पूरी तरह से एक्सपल्सन किया जा सके, बाहर निकाला जा सके, तो उसकी प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। इसके बाद प्रसव के दौरान जो अपूतिक विधियों का उपयोग करना होता है, यानी कि बिल्कुल साफ सफाई से हमें एबॉर्शन करवाना होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। जटिलताओं को रोकने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं और स्त्री की संपूर्ण देखभाल करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? उद्देश्य समझ में आ गया? 4 उद्देश्य कौन कौन से, कि जो एक्सपल्सन है, बाहर निकालने की प्रक्रिया है, उसको हम तीव्र कर सके, इसके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं, और बिल्कुल सफाई से करें एबॉर्शन, इसके लिए मैनेजमेंट करेंगे, जटिलताओं को रोकने के लिए करते हैं, और माँ की देखभाल करने के लिए करते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हुई बात? चलिए अब हम समझेंगे कि इसमें अब कौन कौन सा मैनेजमेंट हम करेंगे, क्या उपचार करेंगे, कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ट्रीटमेंट 2 पार्ट में करेंगे। एक तो हो गया, 2 पार्ट कौन कौन सा हो गया, एक हो गया 12 सप्ताह के पहले बिफोर 12 वीक, और दूसरा है आफ्टर 12 वीक। ठीक है, बिफोर 12 वीक और आफ्टर 12 वीक। तो बिफोर 12 वीक क्या करना है कि इस स्थिति में रोगी को जनरल एनेस्थीसिया दी जाती है। क्या करेंगे हम, जनरल एनेस्थीसिया दे देंगे, यानी कि बेहोशी का जो मेडिसिन होता है वो दे देंगे। तो
इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल एनेस्थीसिया दे देंगे। जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद हम क्या करते हैं, D&E प्रोसीजर करते हैं। D&E प्रोसीजर में क्या बताई थी, डायलेशन, डायलिटेशन एंड इवाकुएशन। D का मतलब क्या हुआ, डायलेटेशन, और E का मतलब क्या हुआ, इवाकुएशन। ठीक है, D&E। तो ये दो प्रोसीजर हम करते हैं कि सर्विक्स को, ग्रीवा को फैला देते हैं, डायलेट कर देते हैं, और फिर गर्भाशय के अंदर से जो भी बचा खुचा कंसेप्शन है, जो भी प्रोडक्ट बचा हुआ है बच्चे के शरीर का, उसको पूरी तरह हम बाहर निकाल लेते हैं, इवाकुएट कर लेते हैं। ठीक है, निष्कासित कर देते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम जनरल एनेस्थीसिया के बाद ही करते हैं। ठीक है, तो अगर 12 सप्ताह के पहले इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है तो उसमें हम जनरल एनेस्थीसिया देके D&E कर लेंगे। क्लियर है बात, ये समझ में आ गया। आपको एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन दे सकता है, एबॉर्शन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इतने इसके इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं और ये केसेस बहुत ज़्यादा हमारे आसपास होते हैं, इसीलिए ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है एग्ज़ाम का। तो आपको अच्छे से आना चाहिए ये, कब कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा मेडिसिन और ट्रीटमेंट करना है, स्पेशली मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सारे लोग समझ गए। तो हाँ, 12 सप्ताह के पहले अगर एबॉर्शन होता है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, तो उस स्थिति में जनरल एनेस्थीसिया देकर D&E करना होता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट हम समझेंगे 12 वीक्स के बाद। कौन सा देखना है अब हमें, 12 वीक्स के बाद, 12 सप्ताह के बाद हम क्या मैनेजमेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगा देते हैं, फिर D&E कर देते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, गर्भाशय को संकुचित करता है। ये ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, गर्भाशय को संकुचित करके इसके अंदर जो बच्चा है उसको बाहर निकाल देना है ना। तो ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगा देते हैं 500 ml, 500 ml, 5% या 10% डेक्सट्रोज में क्या है, ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट दे देते हैं डालकर, और उसके बाद D&E कर देते हैं। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में सभी को आया कि 500 ml जो डेक्सट्रोज है, इसमें हमने 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन लगा दिया। उसके बाद D&E प्रोसीजर कर देते हैं। क्लियर है बात सभी को, यहाँ तक बात क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी को क्लियर है। आगे चलूँ, अब देखिए इसके बाद है ओवम फोर्सेप या ब्लंट कर जो क्यूरेट होता है, उसकी सहायता से यूट्राइन कैविटी में मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, जो एक इंस्ट्रूमेंट आता है वो इस तरह से ब्लंट होगा, आगे से बिल्कुल मतलब ऐसा होगा कि उससे कोई नुकसान नहीं होगा गर्भाशय को, वो बिल्कुल चिकना होगा आगे से। ठीक है, ब्लंट होगा। तो उससे क्या करेंगे कि उसको, या ओवम फोर्सेप का भी यूज़ कर सकते हैं। जो ओवम फोर्सेप होता है वो कुछ इस तरह का होगा, इसके अंदर कुछ होल रहता है चम्मच की तरह, और इससे फिर क्या करेंगे, जो गर्भाशय है इसके अंदर हम जो कंसेप्शन है उसको हम खरोच कर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। इस मटेरियल में फीटस या प्लेसेंटा या मेम्ब्रेन के भाग को मतलब निकाला जाता है,
भाग अगर हो सकता है, सभी प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन भी कहलाते हैं। जो ये सब चीज़ें गर्भाशय में अगर रह जाता है ना, बच्चे का अगर शरीर है कुछ या प्लेसेंटा है या फिर जो एमनियोटिक सैक का मेम्ब्रेन है, तो वो अगर गर्भाशय में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। क्लियर है? तो इनको निकालने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? किन्हीं को कोई डाउट? चलिए आगे चले। ठीक है। रिमूव किए गए मटेरियल का जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजना चाहिए, जहां इनकी उत्तकीय परीक्षण यानी हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उत्तकीय परीक्षण करके चेक करेंगे कि कोई कैंसर ये सब तो नहीं डेवलप हो गया था, या क्या कारण था जिसके वजह से एबॉर्शन हुआ है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ों का जांच करेंगे। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? चलिए फिर से रिवीजन कर दे रही हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, मैनेजमेंट में हमने ऑब्जेक्टिव देखा कि क्या इसका करने का उद्देश्य होता है। मैनेजमेंट जो इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, तो इसको हम इसलिए करते हैं ताकि जो अंदर शरीर के अंदर बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल सके, इस प्रक्रिया को हम तीव्र कर सके, और प्रसव के दौरान जो टेक्निक है, ये सेप्टिक टेक्निक यूज़ कर सके, साफ सफाई से एबॉर्शन को करवा सके। इसके अलावा जटिलताओं को रोकने के लिए और स्त्री की संपूर्ण देखभाल करने के लिए हम इनकम्प्लीट एबॉर्शन का मतलब मैनेजमेंट करते हैं। क्या आप ट्रीटमेंट करेंगे? देखिए यहाँ पर उपचार में बिफोर 12 वीक्स यानी कि पहला ट्राइमेस्टर में 12 सप्ताह के पहले हम जनरल एनेस्थीसिया देकर डीएनडी कर देंगे। इसके बाद अगर 12 वीक्स में हुआ है, अगर 12 सप्ताह के बाद हो रहा है अबॉर्शन, तो ऐसी स्थिति में हम ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाकर डीएनडी करेंगे, और उसके बाद ओवम फोर्सेप या ब्लंट क्यूरेट से गर्भाशय को खाली करेंगे, और जो भी चीज़ें अंदर रह गई है, कोई मटेरियल, मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा, फीटस, कुछ भी, तो उसको बाहर निकालेंगे। इसको हम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कहते हैं। रिमूव जो किए गए मटेरियल होगा उसको प्रयोगशाला में भेजकर उसका उत्तकीय परीक्षण करते हैं। यही हमें काम करना है। क्लियर है सभी को? तो ये हो गया इनकम्प्लीट एबॉर्शन फिनिश। दो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ा है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, दो टाइप हमने कर लिया। आज हम एक और टाइप कर लेंगे जो है मिस्ड एबॉर्शन। कौन सा है? मिस्ड एबॉर्शन, जिसको हम और दूसरे नाम से जानते हैं मिस्ड एबॉर्शन या फिर साइलेंट एबॉर्शन। क्या है? मिस्ड एबॉर्शन या फिर साइलेंट एबॉर्शन। अब देखिए, इसका नाम से ही पता चल रहा है मिस्ड या साइलेंट, यानी ऐसा एबॉर्शन मिस्ड या फिर साइलेंट एबॉर्शन। ठीक है, देखो, मिस्ड या फिर साइलेंट एबॉर्शन कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय के अंदर ये जो बच्चा है, तो यहाँ इस बच्चे की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ये बच्चा जो है गर्भाशय के अंदर, ये डाई कर जाता है, डेड हो जाता है। डेड फीटस ये कहाँ है? यूट्रस के अंदर है,
ठीक है। और क्या रह जाता है, ये बाहर नहीं निकलता है बल्कि अंदर ही रह जाता है। डेड फीटस इनसाइड इनसाइड द यूट्रस। कहाँ? गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय, इस गर्भाशय के अंदर जो बच्चा है वो क्या हुआ है, वो मरा हुआ बच्चा है। क्या है? मरा हुआ बच्चा गर्भाशय के अंदर 1 महीने से 1 मंथ, या कह सकते हैं 4 वीक्स, 4 वीक्स या 1 मंथ तक क्या है, अंदर ही पड़ा हुआ है, अंदर ही पड़ा हुआ है गर्भाशय के। तो उसको हम क्या कह देंगे? मिस्ड या साइलेंट एबॉर्शन कह देंगे। क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है यहाँ पर बात? मिस्ड या साइलेंट एबॉर्शन क्या होता है? क्या होगा इसमें? गर्भाशय के अंदर जो बच्चा रहेगा वो 1 महीना से या 1 महीना से कम अवधि के लिए भी मरा हुआ है और मदर को कोई पता नहीं है। वो तो जब एग्जामिनेशन करने गए तब पता चलता है कि बच्चे का हार्ट रेट ही नहीं आ रहा है, ना उसका प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है, ना गर्भाशय की जो हाइट है वो बढ़ रही है। तो तब बाद में पता चलता है कि बच्चे की डेथ हो चुकी है। तो इसको बोलते हैं मिस्ड या फिर साइलेंट। इसको क्या बोलेंगे? मिस्ड या फिर साइलेंट, यानी कि बिल्कुल शांत, इस तरह का एबॉर्शन। क्लियर है? इसमें बाहर नहीं निकलता है बच्चा, अंदर ही रहता है और मरा हुआ रहता है। ठीक है, सभी को बात यहाँ तक समझ में आ गई? आगे चलूं? चलिए अभी इसका पढ़िए आप लोग। स्क्रीन पे क्या लिखा है, इसकी डेफिनेशन समझिए। इसकी डेफिनेशन समझिए। देखिए, यदि भ्रूण यानी कि फीटस की मृत्यु गर्भाशय में हो जाती है एवं यह गर्भाशय में 4 सप्ताह या उससे अधिक रह जाता है, तो यह जो स्थिति है उसको हम मिस्ड एबॉर्शन या फिर साइलेंट मिसकैरेज कहते हैं। साइलेंट मिसकैरेज को अर्ली फीटल डेमिस भी कहलाती है या कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम हो गया यहाँ पर साइलेंट। ठीक है, तो साइलेंट मिसकैरेज को दूसरा नाम हम अर्ली फीटल डिमिस भी कहते हैं। अर्ली फीटल डिमिस यानी बच्चे का बहुत जल्दी डिमिस हो जाना, ख़त्म हो जाना, उसको हम साइलेंट मिसकैरेज या फिर मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट चलिए, इसके लक्षण क्या क्या होंगे जब बच्चा अंदर ही पेट में गर्भाशय में मरा हुआ है। तो मिस्ड एबॉर्शन के केस में थ्रेटेंड एबॉर्शन के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं। थ्रेटेंड में जो पहला टाइप हमने पढ़ा था उसमें जो जो लक्षण हमने पढ़े वैसा ही लक्षण हमें यहाँ पर भी दिखाई देता है। अन्य लक्षण निम्न हो सकते हैं, जैसे कि मलैस। मलैस यानी कि सुस्ती, शरीर में दर्द मदर को। फीवर होगा, पायरेक्सिया। एनोरेक्सिया यानी कि जो भूख है वो नहीं लगेगा। परसिस्टेंट ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज, क्या होगा? लगातार ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होगा। और ब्राउन कलर से क्या पता चलता है? बच्चे का डेथ। याद रहेगा सारे लोग? यहाँ पर आपको वेरी 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 इम्पॉर्टेंट वीवीआई कर लीजिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर वेजाइना से ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है तो वो किस चीज़ को इंगित करता है? इससे क्या पता चलता है? बच्चे की डेथ का पता चलता है। इससे परसिस्टेंट ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज से बच्चे की डेथ का पता चलता है। ठीक है, क्लियर है? लाल भूरे रंग का अगर स्राव रहेगा या ब्राउनिश डिस्चार्ज रहेगा तो उससे क्या पता चलता है कि जो फीटस है वो डेथ कर चुका है। ठीक है, फीटल डेथ का पता चलता है।
नेक्स्ट है सब्सिडेंस ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम्स, यानी कि जो लक्षण होते हैं गर्भावस्था के प्रेगनेंसी का वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग, जो बहुत सारे साइन होते हैं, जैकवाइमर साइन होता है, चैडविक होता है और हेगार साइन, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। स्तनों में हुए जो परिवर्तन होते हैं प्रेगनेंसी में वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। समापन हो जाएगा, आकार में कमी आने लगेगा। मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स, यानी कि जो ब्रेस्ट है, इसके ब्रेस्ट के चारों ओर क्या होता है, मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। तो ये ग्लैंड्स लुप्त हो जाएंगे। जो सेकेंडरी एरियोला बनता है इस एक ये के अंदर, निपल के चारों ओर क्या बनता है, एक सेकेंडरी एरियोला बनता है, तो ये भी लुप्त हो जाएगा। स्राव अनुपस्थित होने लगेंगे क्योंकि बच्चा मर चुका रहेगा। यूट्राइन ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा तो गर्भाशय भी नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा गर्भाशय छोटा होते जाएगा, ग्रीवा कठोर हो जाएगा, जो सर्विक्स है वो कैसा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। बच्चे का हार्ट साउंड सुनाई नहीं देगा, अनुपस्थित हो जाएगा। जो बच्चा का मूवमेंट होता है, फीटल मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, वो एब्सेंट हो जाएगा। प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आएगा बच्चा जब डेथ हो जाएगा तो। और यदि गर्भावस्था अवधि 16 सप्ताह से अधिक की होती है तो मिस्ड एबॉर्शन की स्थिति में भ्रूणीय कंकाल लुप्त हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग याद रखिए। क्या बोला गया कि 16 सप्ताह से अगर अधिक हो गया है प्रेगनेंसी, ठीक है, 16 सप्ताह यानी 4 महीना, 4 महीना से ज़्यादा हो गया प्रेगनेंसी, और वैसी स्थिति में अगर मिस्ड एबॉर्शन होता है, अगर 4 सप्ताह के बाद अगर बच्चा मर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का जो शरीर का कंकाल होगा वो भी लुप्त हो जाता है। ठीक है, ख़त्म हो जाता है। क्लियर है सभी को? बताइए, यहाँ तक बात क्लियर हुई? सभी को क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम समझेंगे इसके निदान के बारे में कि किस तरह से हम इसको मिस्ड एबॉर्शन का पता लगाते हैं, कैसे निदान करते हैं, कैसे डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, कैसे पता लगाते हैं। तो डायग्नोसिस करने के लिए हम सबसे पहले तो मदर का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। माँ के पूरा शरीर हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे। मदर के प्रेगनेंसी का, माँ का पूरा पेट का, सब कुछ अच्छे से एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद लक्षणों की उपस्थिति की जांच करेंगे कि जो प्रेगनेंसी का लक्षण होता है वो प्रेगनेंसी के लक्षण सारे हैं या नहीं है। ठीक है। स्त्री योनि स्राव यानी वेजाइनल ब्लीडिंग की हिस्ट्री देती है, बताएगी फीमेल की कुछ जो ब्राउन कलर का है वो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। अल्ट्रासाउंड करवा के हम देख सकते हैं कि बच्चा जिंदा है या नहीं है। ठीक है। मिस्ड एबॉर्शन की स्थिति में अल्ट्रासाउंड में जो फीटल सैक रहेगा वो रिक्त दिखाई देगा, खाली दिखाई देगा। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं और FHS यानी फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट साउंड, FHS शॉर्ट में कहते हैं। तो ये हम इसकी जांच करेंगे। जो डॉपलर या फिर पिनार्ड स्टेथोस्कोप आता है उसके थ्रू हम बच्चे का दिल की धड़कन को सुनते हैं और देखते हैं कि बच्चा जिंदा है या नहीं। ठीक है। सीरम HCG लेवल चेक करते हैं ब्लड टेस्ट के थ्रू, यूरिन टेस्ट के थ्रू हम HCG हार्मोन, जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG हार्मोन होता है, तो इस HCG हार्मोन के लेवल को, इसके लेवल को हम चेक करते हैं, क्योंकि ये जब बच्चे का डेथ हो जाएगा तो इसका फिर क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये भी कम हो जाएगा। उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। उसके बाद इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना, गर्भाशय की, सर्विक्स की और वेजाइना की, तीनों चीज़ों की हम अच्छे से इंटरनल एग्जामिनेशन करके देखते हैं। ठीक है। तो ये हम एक तरह से पता लगाते हैं कि जो मिस्ड एबॉर्शन हुआ है
वो मिस्ड एबॉर्शन है या बच्चा का क्या स्थिति है, मदर का क्या स्थिति है, इन सारी चीज़ों को पता करते हैं। क्लियर है बात? यहाँ तक बात क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब हम समझते हैं जटिलताएं। क्या क्या जटिलताएं हो सकती है मिस्ड एबॉर्शन जब होता है, तो उसके कारण क्या क्या जटिलताएं हो सकती है वो समझिए। देखिए, अगर बच्चा लंबे समय तक मतलब मरा हुआ गर्भाशय में रह जाता है, तो इस स्थिति में जो हाइपरपेरेक्सिया यानी तेज बुखार, यानी कि हाई फीवर कह लीजिए या बॉडी टेम्परेचर कह लीजिए, बॉडी टेम्परेचर ये होता है। ठीक है, हाई फीवर या बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके अलावा भावनात्मक विकार मदर में, एक जो भावना आता है कि अब मेरा बच्चा नहीं रहा, डेथ कर गया, ये है, तो वो चीज़ें देखने को मिलता है और बाद में मदर को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। यूटेराइन इनर्सिया यानी कि जो गर्भाशय में जड़ता उत्पन्न होना, यानी कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन आना, गर्भाशय के अंदर बच्चे की डेथ के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन आने लगता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, संकुचन आने लगता है। ठीक है, इसके बाद पीपीएच हो सकता है, यानी कि लगातार ब्लीडिंग हो सकता है गर्भाशय से, जिसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। और बाद में इन्फेक्शन के चांसेस भी हैं। और ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर जो होता है बीसीडी, ये बीसीडी ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर, इसमें मतलब जो खून है वो मदर के शरीर के अंदर ही क्लॉट बन सकता है। इसमें क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है खून, और जहाँ तहाँ ब्लड वेसल के अंदर रुकने लगता है, जिससे क्या होगा, इस रुकने लगेगा और इससे क्या हो सकता है, ब्लड आगे फ्लो होने के लिए दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट, रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या होगा, प्लेसेंटा का कुछ भाग गर्भाशय के अंदर छूट सकता है, रिटेन रह सकता है, इसी को हम क्या कहेंगे, रिटेन्ड प्लेसेंटा। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें मिस्ड एबॉर्शन में देखने को मिलता है। ठीक है बात, सारे लोग यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई नहीं, मैं दोबारा भी बता दूंगी, कोई बात नहीं, शांत सारे लोग। जैसे आप लोग बहुत देखिए, कमेंट इतने सारे लोगों का होता है, आप लोग को लगता है हमारे कमेंट नहीं रीड हो रहे हैं, एक एक का कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ। तो बात यहाँ पर ये होता है कि मैं स्क्रीन पे पढ़ा रही हूँ और आप लोग के कमेंट, बहुत सारे लोग हो आप लोग का कमेंट बिल्कुल सुपर फास्ट एक्सप्रेस में, स्पीड में वो भागते रहता है। तो इसी वजह से हर एक का क्वेश्चन, हर एक का जो कमेंट है वो नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो जिसका भी होता है, जो भी अगर डाउट होता है तो आप लोग बोलते हो, तो वो तो आपको सॉल्व हो जाता है। आपको मैं दोबारा बता देती हूँ, तो इस तरह से अगर मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 3 बार रिपीट करती हूँ, तो उससे आप सभी के डाउट्स क्लियर होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहो कि हमें नहीं समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। बहुत ध्यान से आप लोग बस सुनिए, समझिए, अपना मतलब मेंटल और फिजिकल सारा कुछ यहाँ पर ध्यान दीजिए और कंसंट्रेट कीजिए, इधर फोकस कीजिए, बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लिकेशन यहाँ तक पता चल गया, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और घबराइए मत, मैं दोबारा से इस मिस्ड एबॉर्शन को रिवाइज करूँगी, अभी रिपीट करूँगी। चलिए ठीक है, एक बार रिपीट कर ही लेती हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि इसको रिपीट नहीं की हूँ, है ना। चलिए, मिस्ड एबॉर्शन समझिए। मिस्ड एबॉर्शन क्या होता है, इसमें गर्भाशय के अंदर जो बच्चे का शरीर रहेगा, बच्चा रहेगा, फीटस रहेगा, वो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। बच्चा क्या रहेगा, डेड फीटस रहेगा, मरा हुआ बच्चा रहेगा 1 मंथ से या उससे ज़्यादा। ठीक है,
और गर्भाशय के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन या साइलेंट मिसकैरेज। क्लियर है? इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? जस्ट लाइक थ्रेटेंड एबॉर्शन में जैसे ब्लीडिंग हो रहा था, पेन हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें सिम्टम यहाँ पर भी रहेगा। लेकिन उसके अलावा कुछ अलग सिम्टम भी यहाँ देखने को मिल सकता है, जैसे कि मलैस यानी कि शरीर में दर्द, मदर के शरीर में बुखार रहेगा, भूख नहीं लगेगा, ब्राउन कलर का वेजाइना से डिस्चार्ज होगा, लाल भूरे रंग का, और प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा तो मर गया। ठीक है, इसके बाद स्तनों में जो परिवर्तन हुआ था प्रेगनेंसी के टाइम में, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। चाहे आकार में कमी आएगा, सेकेंडरी एरियोला लुप्त हो जाएगा, मोंटोगोमरी ट्यूबरकल्स बताई थी ना, ब्रेस्ट के निप्पल के चारों ओर क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोंटोगोमरी ट्यूबरकल बोलते हैं। क्लियर? तो ये भी लुप्त हो जाएंगे। जो स्राव है वो अनुपस्थित होता है। गर्भाशय ग्रोथ धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा, गर्भाशय छोटी हो जाएगी, ग्रीवा कठोर, बच्चे का हार्ट साउंड अनुपस्थित रहेगा, और जो बच्चे के शरीर की मूवमेंट होता है वो भी एब्सेंट हो जाएगा। प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव रहेगा, और अगर जो मिस्ड एबॉर्शन है, बच्चे का डेथ है, 16 सप्ताह के बाद हुआ है, तो फिर उसके शरीर का कंकाल भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ये लक्षण दिखाई देंगे। अब इसके अलावा हमने कुछ डायग्नोस करके पता कैसे करेंगे कि वो ये मिस्ड एबॉर्शन है, बच्चा का डेथ हुआ है, तो डायग्नोसिस में हम फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा चेक करेंगे, हेड टू टो मदर का, उसका ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके पेट को पालपेट करके चेक करेंगे, सारा कुछ, प्रेगनेंसी का साइन सिम्टम देखेंगे, सब कुछ। लक्षणों की उपस्थिति की जांच करेंगे, वजाइना से कोई जो डिस्चार्ज आ रहा है ब्राउन कलर का, उसका पता करेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में फीटल सैक रिक्त दिखाई देगा, खाली दिखाई देगा। ठीक है, रेडियोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। इसके अलावा एफएचएस की जांच करेंगे। एफएचएस का जांच मतलब जो बच्चे का हार्ट साउंड होता है उसकी जांच करेंगे। इसके अलावा सीरम एचसीजी लेवल, जो एचसीजी हार्मोन होता है प्रेगनेंसी के लिए, वो क्या होता है, वो उसकी जांच करेंगे, उसका लेवल क्या आएगा, कम आएगा। प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आएगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पर क्या हो गया, डेथ हो गया। इंटरनल एग्जामिनेशन करके चेक करेंगे यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना की। क्लियर है सभी को? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट, कोई परेशानी? ठीक है, अब हमने जटिलता देखा था, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन। देखिए, जब बच्चे का डेथ हो जाता है तो मदर को बहुत तेज बुखार आएगा, उसको भावनात्मक विकार आएगा, मदर को इमोशनल डैमेज, जिसको हम कहते हैं इमोशनल डिस्ट्रेस कह लीजिए, मदर जो है वो डिस्ट्रेस में चली जाएगी। गर्भाशय में जो संकुचन आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, वो आएगा, और ब्लीडिंग होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है मदर का, और प्लेसेंटा का कुछ भाग गर्भाशय में ही रह सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम समझेंगे मैनेजमेंट, कि जब ऐसा हो जाएगा कि बच्चे की डेथ हो गई है गर्भाशय में ही, तो अगर 12 सप्ताह के पहले ऐसा दिखाई देगा डेथ, तो उसमें हमें क्या करना है कि गर्भावस्था में 12 सप्ताह पूर्व मिस्ड एबॉर्शन हो जाने पर फीटस एवं अन्य पदार्थों को योनि से बाहर निकालेंगे। इसके लिए हम डीएनडी करते हैं, और ये जनरल एनेस्थीसिया में, जैसे हम लोगों ने सभी का अभी तक किया है ना, जितना एबॉर्शन में हमने पढ़ा उसमें हम डीएनडी कर रहे थे 12 सप्ताह के पहले, तो वैसे ही यहाँ पर भी कर देंगे। और 12 सप्ताह के बाद फिर क्या करना है कि इस स्थिति में 4 सप्ताह तक फीटस स्वतः निष्कासन हेतु वेट करना चाहिए। अगर देखिए 12 सप्ताह के बाद बच्चा का डेथ हुआ है,
तो हम वेट करेंगे 1 महीने के लिए कि बच्चा खुद से बाहर निकल जाए। अगर नहीं निकलता है तो इस स्थिति में हम फिर एबॉर्शन को प्रेरित करेंगे। इसके लिए हम ऑक्सीटोसिन 15 से 20 यूनिट ऑक्सीटोसिन 500 ml डेक्सट्रोज 5% में मिलाकर 30 ड्रॉप पर मिनट, 1 मिनट में 30 ड्रॉप चढ़ा देना है आईवी। ठीक है, नस में। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक सभी को समझ आ गया? क्लियर है? क्या बताई मैं? ये ऑक्सीटोसिन लगा देना है 12 सप्ताह के बाद। कितना? 15 से 15 टू 20 यूनिट, 15 से 20 यूनिट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, क्लियर है बात? क्या रेट रहेगा? 30 ड्रॉप पर मिनट। किसके साथ मिलाना है? 500 ml डेक्सट्रोज 5%। याद रहेगा ये 500 ml डेक्सट्रोज 5%। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? क्लियर है बात सभी को? चलिए, यदि इससे प्रसव प्रेरित नहीं होगा तो ऑक्सीटोसिन की सांद्रता और बढ़ाएंगे एवं 100 ml विलियन में मिलाई जा सकती है एवं अंतरशिरीय प्रवाह दर 30 ड्रॉप प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में वही 30 ड्रॉप पर मिनट डालना है, लेकिन अब हम 500 ml में नहीं मिला के 100 ml में मिलाएंगे ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इससे क्या होगी? ऑक्सीटोसिन की सांद्रता बढ़ जाएगी। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन के अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन भी हम दे सकते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन चिकित्सा ऑक्सीटोसिन ड्रिप विधि की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। इसमें निम्न ड्रग का यूज़ किया जाता है, जैसे 15 मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन एफ, जिसको हम कार्बोप्लास्ट थ्रोमेथामाइन, इसको दूसरा नेम है। इसका डोज यहाँ लिखा है 250 माइक्रोग्राम। आईएम देना है, यानी मसल्स में देना है 3-3 घंटे पे। यह विधि अधिकतम 5 बार उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन दिया जाता है ये 15 मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन एफ दिया जाता है, जो 5 बार हम दे सकते हैं, 3-3 घंटे पे मसल्स में देना है और 250 माइक्रोग्राम इसका डोज होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन E1, जिसको हम मीज़ोप्रेस्टोल भी कहते हैं। ये आप ध्यान देना, अगर आप लोग कहीं हॉस्पिटल से कनेक्टेड हो या जॉब कर रहे हो तो ये आपको ज़रूर मिलेगा सुनने को, मीज़ोप्रेस्टोल। तो मीज़ोप्रेस्टोल जो होता है ये एबॉर्शन के लिए यूज़ किया जाता है मेडिसिन। 200 माइक्रोग्राम इसका डोज होता है। वेजाइना के थ्रू इसको 4-4 घंटे पे हम 10 बार तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो भी कंसेप्शन होता है, बच्चा होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिसिन के बारे में। और हमने अभी तक 3 टाइप पढ़े हैं अभी आज की क्लास में, और इससे पहले हमने 2 टाइप पढ़े थे। ठीक है, तो एबॉर्शन का जो टाइप है, टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, थ्रेटेंड हमने कर लिया, डन, इनविटेबल, इनविटेबल ये भी हो गया, कंप्लीट ये भी हो गया, इनकम्प्लीट ये भी हो गया, और एक और आज किया हमने कौन सा, मिस्ड या मिस्ड और साइलेंट एबॉर्शन। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो टोटल आज हमने मतलब अभी तक 5
टाइप्स पढ़े हैं और बाकी के जो बचे हुए टाइप्स हैं वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। और आज की क्लास में बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो, पढ़ने के बाद अगर डाउट आता है तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में थैंक यू सो मच और टेक केयर और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ओके।